हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 पॉलिटी का चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 7 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के वेबसाइट से आप एनसीईआरटी के बुक्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर अब शुरू करते हैं। चैप्टर 5, वुमेन चेंज दी वर्ल्ड। औरतों ने बदली दुनिया। In the previous chapter, we saw how women's work in the home is not recognized as work. प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि महिलाएं जो घर संभालती हैं, घर का सारा काम करती हैं, परिवार की देखभाल करती हैं, उसको काम ही नहीं समझा जाता। ऐसा परसेप्शन है कि पुरुष जो बाहर काम पे जाते हैं वही असली काम है, घर का काम काम नहीं है। हमने पढ़ा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम काम ही नहीं माना जाता है। वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउसहोल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स इज अ फुल टाइम जॉब एंड देयर आर नो स्पेसिफिक आवर्स एट विच इट बिगिंस और एंड्स। हाउसहोल्ड वर्क और परिवार के लोगों की देखभाल करना एक फुल टाइम वर्क है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। पूरे दिन महिलाएं घर संभालती हैं, फिर भी उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिलता। ये एक तरीके का स्टीरियोटाइप है जो हमारे समाज में घुल मिल गया है। हमने ये भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है, और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। In this chapter, we will look at work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for men than for women. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जब महिलाएं बाहर काम पे जाती हैं, तो उसमें भी ऐसा समझा जाता है कि कुछ काम महिलाओं के लिए नहीं है, वो काम सिर्फ पुरुषों के लिए है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि महिलाओं ने कैसे संघर्ष किया इक्वलिटी पाने के लिए, समानता प्राप्त करने के लिए। हमारे संविधान में इक्वलिटी का प्रिंसिपल है, लेकिन रियल लाइफ में हम देखते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। उसी भेदभाव को दूर करने के लिए और समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं ने संघर्ष किया है। हम ये भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। गेटिंग एन एजुकेशन वॉज एंड स्टिल इज वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटीज वेयर क्रिएटेड फॉर वुमेन। महिलाओं को अगर न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, तो सबसे जो इजी वे है वो है एजुकेशन। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो उनके लिए नए नए अवसर खुलते चले जाएंगे। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। दिस चैप्टर विल ऑल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रिसेंट ईयर्स। वुमेन्स मूवमेंट, महिला आंदोलन भी हुए हैं डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करने के लिए, इक्वलिटी पाने के लिए। हम उसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। 83.6% of working women in India are engaged in agricultural work. भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं, वो एग्रीकल्चरल वर्क में एंगेज्ड हैं। भारत में 83.6% महिलाएं
खेतों में काम करती हैं। देयर वर्क इंक्लूड्स प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। वे प्लांटिंग करती हैं, खरपतवार हटाती हैं, फसल काटती हैं और थ्रेशिंग भी करती हैं। इन सब कामों में महिलाएं इन्वॉल्व हैं एक मेजोरिटी लेवल पे। उनके कामों में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। येट व्हेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ ए मैन। लेकिन फिर भी जब हम फार्मर शब्द के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि फार्मर्स पुरुष ही होंगे। ये भी एक तरीके का स्टीरियोटाइप है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। अ लॉट ऑफ द चिल्ड्रन इन रोजी मैम्स क्लास ड्रू वुमेन एज नर्सेस एंड मेन एज आर्मी ऑफिसर्स। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। रोजी मैम एक टीचर है। उन्होंने अपने क्लास में बच्चों को एक टास्क दिया कि डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में ज्यादा मेल है या फीमेल ये बताना था। तो बच्चों ने बताया कि ज्यादातर फीमेल्स नर्सेज टीचर्स होती हैं, वहीं ज्यादातर मेल्स आर्मी मैन फार्मर्स होते हैं। जबकि हमें पता है कि ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन में लगभग बराबर ही मेल और फीमेल पार्टिसिपेशन होता है। The reason they did this is because they feel that outside the home too, women are good at only certain jobs. ऐसा इस वजह से होता है कि महिलाएं जब बाहर काम पे जाती हैं तो उस वक्त ऐसा माना जाता है कि महिलाएं कुछ सर्टेन जॉब्स ही अच्छे से कर सकती हैं। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह से कर सकती हैं। For example, many people believe that women make better nurses because they are more patient and gentle. बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नर्स के जॉब में महिलाएं ही अच्छे से काम कर सकती हैं, क्योंकि महिलाएं विनम्र होती हैं, सहनशील होती हैं। महिलाएं ही बीमार व्यक्तियों का अच्छे से ध्यान रख सकती हैं। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं, क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। दिस इज लिंक्ड टू वुमेन्स रोल विद इन दी फैमिली। महिलाएं जो अपने परिवार में रोल प्ले करती हैं, सबका केयर करती हैं, बच्चे बुजुर्गों का ख्याल रखती हैं, घर संभालती हैं, तो इन चीजों को नर्स के प्रोफेशन के साथ जोड़ के देखा जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि नर्स के जॉब के लिए महिलाएं ही परफेक्ट हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. Similarly, ये माना जाता है कि साइंस से रिलेटेड कामों में टेक्निकल माइंडसेट की जरूरत है, तो महिलाएं तकनीकी कार्य टेक्निकल वर्क करने में सक्षम नहीं है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। बिकॉज सो मेनी पीपल बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप्स, मेनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। इन्हीं स्टीरियोटाइप्स की वजह से जब लड़कियां डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनना चाहती हैं तो उन्हें लड़कों जितना सपोर्ट नहीं किया जाता। इसी वजह से गर्ल्स के लिए आगे बढ़ना स्ट्रगल वाला काम होता है, उनको अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वो सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। In most families, once girls finish school, they are encouraged by their families to see marriage as their main aim in life. ज्यादातर परिवार गर्ल्स के स्कूल एजुकेशन ओवर होने के बाद ही उसकी शादी की बात करने लगते हैं। हायर एजुकेशन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। हालांकि आजकल थोड़ा बहुत सिचुएशन ठीक हो रहा है, गर्ल्स को भी हायर एजुकेशन के लिए एनकरेज किया जाता है। फिर भी बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको स्ट्रगल करना पड़ता है, घर वालों को मनाना पड़ता है हायर एजुकेशन के लिए। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद
लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान ले। It is important to understand that we live in a society in which all children face pressures from the world around them. देखिए, हमें ये समझना होगा कि हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पे चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों को प्रेशर फेस करना पड़ता है। ये समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। Sometimes these come in the form of demands from adults. At other times, they can just be because of unfair teasing by our own friends. कभी कभी ये प्रेशर एडल्ट्स की तरफ से आता है। मान लीजिए किसी को ह्यूमैनिटीज लेके पढ़ना है 11th 12th में, लेकिन एडल्ट्स उस पर प्रेशर डालते हैं कि ह्यूमैनिटीज में कुछ भी नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, साइंस लेके पढ़ो। कभी कभी यही प्रेशर खुद के दोस्तों के तरफ से भी आता है, जैसे लड़के होके रोता है, लड़कों जैसे बिहेव नहीं करता। तो ये एक तरीके का स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि लड़के इमोशनल नहीं हो सकते, वे रो नहीं सकते। तो ऐसे प्रेशर बच्चों को फेस करने पड़ते हैं। कभी ये दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी ये हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। Boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary. लड़कों को नौकरी और अच्छी सैलरी के लिए प्रेशराइज किया जाता है, चाहे उस लड़के का पैशन फोटोग्राफी में हो और वो अपना कैरियर फोटोग्राफी में ही आगे बढ़ाना चाहता हो, लेकिन उसको बोला जाता है कि उसमें कैरियर नहीं है, सैलरी नहीं अच्छी मिलेगी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स समाज में घुल मिल गए हैं कि 9 to 5 का जॉब ही सबसे अच्छा और रिस्पेक्टेबल जॉब है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलीड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज। लड़के अगर इमोशनल हो, केयरिंग हो, तो उनको टीज किया जाता है, बुली किया जाता है, क्योंकि वे बॉयज जैसा बिहेव नहीं कर रहे। मतलब सोसाइटी ने जो बॉयज के लिए सो कॉल्ड पैरामीटर्स सेट किए हैं, वे वैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। यू मे रिमेंबर दैट इन योर क्लास 6 बुक यू रीड अबाउट हाउ बॉयज एट एन अर्ली एज आर एनकरेज्ड नॉट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर्स। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लर्निंग फॉर चेंज, परिवर्तन के लिए सीखना। गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्कूल जाना हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रेन एंटर स्कूल एवरी ईयर, वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रेन टू गो टू स्कूल। हम बच्चों को स्कूल जाते देखते हैं। हर साल नए एडमिशन्स होते हैं और नए बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि स्कूल जाना एक नॉर्मल बात है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। Today, it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children. आज के टाइम में अगर हम ये सोचे कि एक वक्त ऐसा था जब स्कूल जाना और स्कूल में पढ़ना आउट ऑफ बाउंड्स, पहुंच के बाहर की बात थी, तो ऐसा कल्पना करना भी कठिन है। लेकिन पहले कुछ बच्चों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, स्कूल जाना अनुचित माना जाता था। आज हमारे लिए ये कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली अ फ्यू। आज के टाइम में पढ़ना और लिखना एक नॉर्मल चीज मानी जाती है, मगर पास्ट में पढ़ना और लिखना केवल कुछ लोग ही जानते थे। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर्स डिड।
ज्यादातर बच्चे अपने परिवार से या बड़ों से वो काम सीखते थे जो काम उनके घर वाले करते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। इन कम्युनिटीज दैट taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. समाज में लड़कों को पढ़ाया लिखाया जाता था, लेकिन लड़कियों को अल्फाबेट्स भी सीखने नहीं दिया जाता था, क्योंकि ऐसा सोचा जाता था कि अगर वे पढ़ लेंगी और शिक्षित हो जाएंगी तो उनमें वेस्टर्न माइंडसेट आ जाएगा, उनमें नए नए विचार आएंगे, वे मॉडर्न माइंडसेट से प्रभावित हो जाएंगी, तो उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। Even in families where skills like pottery, weaving, and crafts were taught, the contribution of daughters and women was only seen as supportive. जिन परिवारों में पॉटरी, वीविंग और क्राफ्ट्स का काम होता था, वहां ऐसा माना जाता था कि इन कामों में भी महिलाओं का काम सिर्फ सपोर्ट करने भर का है। यहां तक कि उन परिवारों में भी जहां कुम्हारी, बुनकरी और हस्तकला सिखाई जाती थी, ये धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। फॉर एग्जाम्पल, इन द पॉटरी ट्रेड, वुमेन कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर्ड द अर्थ फॉर द पॉट्स। कुम्हार के व्यवसाय में महिलाएं बस मिट्टी इकट्ठा करती थी और उसे बर्तन बनाने के लिए तैयार करती थी। उदाहरण के लिए, कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, दे वेयर नॉट सीन एज पॉटर्स। मगर महिलाएं व्हील को ऑपरेट नहीं करती थी, चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। महिलाएं भी उतना ही इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं जितना पुरुष कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वैसा रिकॉग्निशन नहीं मिलता। ये भी एक तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. 19th century में नए आइडियाज आने लगे लर्निंग एजुकेशन से रिलेटेड। 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। Schools became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. स्कूल्स थोड़े कॉमन हुए 19th सेंचुरी में, और जिन कम्युनिटीज ने कभी खुद स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं की, वे भी अब अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे थे। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन। लेकिन फिर भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर लोग विरोध कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। येट मेनी वुमेन एंड मेन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स। इस वक्त बहुत सारे पुरुषों ने और महिलाओं ने गर्ल्स के एजुकेशन के लिए स्कूल्स खोले। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। Learning to read and write led some women to question the situation of women in society. जब महिलाएं पढ़ी और लिखना सीखा, वे शिक्षित हुई, तो उन्होंने समाज में व्याप्त जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में, महिलाओं की स्थिति के बारे में क्वेश्चंस किए। शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाए। They wrote stories, letters, and autobiographies describing their own experiences of inequality. उन्होंने कहानियां लिखी, पत्र लिखे, ऑटोबायोग्राफीज लिखी, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि कैसे उन्हें इनइक्वलिटी फेस करनी पड़ी है। उन्होंने असमानता के अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहानियां, पत्र और आत्मकथाएं लिखी। In their writings, they also imagined new ways of thinking and living for both men and women. जब वे लिखती थी, तो वे पुरुष और महिलाओं के रहने के नए नए तरीके भी सोचती थी।
अपने लेखों में उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सोचने और जीने के नए नए तरीकों की कल्पना की। Ramabai championed the cause of women's education. She never went to school, but learned to read and write from her parents. रामाबाई जी ने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया था। वे खुद कभी स्कूल नहीं गई। उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाया। रमाबाई महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई। अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। She was given the title Pandita because she could read and write Sanskrit, a remarkable achievement, as women then were not allowed such knowledge. उस टाइम महिलाओं को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। उस वक्त वे संस्कृत पढ़ना और लिखना भी जानती थी। इस वजह से उन्हें पंडिता का टाइटल मिला था। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना और लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब ये ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडिता टाइटल किनको मिला था। तो आपका आंसर होगा रमाबाई। शी वेंट ऑन टू सेट अप अ मिशन इन खेड़गांव नियर पुणे इन 1898 वेयर विडोज एंड पुअर वुमेन were encouraged not only to become literate but to be independent. उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़गांव में एक मिशन की स्थापना की, जहां विधवा और गरीब महिलाओं को पढ़ने लिखने के लिए और इंडिपेंडेंट होने के लिए इनकरेज किया जाता था। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। They were taught a variety of skills, from carpentry to running a printing press, skills that are not usually taught to girls even today. उन महिलाओं को कारपेंट्री के स्किल्स सिखाए जाते थे, प्रिंटिंग प्रेस चलाना सिखाया जाता था, जो आजकल हमें देखने को नहीं मिलता। प्रेजेंट में कारपेंट्री स्किल्स में ज्यादातर पुरुष ही मिलते हैं। उन्हें लकड़ी से चीजें बनाने, छापाखाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती हैं। रामाबाईज मिशन इज स्टिल एक्टिव टुडे। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ राजसुंदरी देवी, हु वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल सम 200 years ago. आइए हम राजसुंदरी देवी का अनुभव पढ़े, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। At the age of 60, she wrote her autobiography in बांग्ला। राजसुंदरी देवी जी ने 60 वर्ष की आयु में बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी लिखी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। हर बुक टाइटल्ड आमार जीवन इज द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन। उनकी बुक आमार जीवन पहली आत्मकथा है जो कि भारतीय महिला द्वारा लिखा गया था। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उनकी पुस्तक आमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। राजसुंदरी देवी वॉज अ हाउसवाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली। राजसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. उस वक्त ऐसा माना जाता था कि अगर कोई महिला पढ़ती लिखती है तो वो अपने पति के लिए बैड लक लाएगी और उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। देखिए, ये सब सच तो था नहीं। इस तरह की बातें उस वक्त के समाज में फैलाई गई थी ताकि किसी महिला को अगर पढ़ने लिखने की इच्छा भी हो तो वो अपने पति के बारे में सोच के ना पढ़े लिखे। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वो पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। डिस्पाइट दिस, शी टॉट हरसेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट वेल आफ्टर हर मैरिज। फिर भी राजसुंदरी देवी जी ने अपनी शादी के बाद सीक्रेटली पढ़ना लिखना सीखा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। After learning the alphabet, राजसुंदरी देवी was able to read the चैतन्य भागवत। जब उन्होंने अल्फाबेट्स पढ़ना सीखा, उसके बाद वे चैतन्य भागवत को पढ़ पाई।
राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। Through her own writing, she also gave the world an opportunity to read about women's lives in those days. फिर उन्होंने अपने लेखन के द्वारा वर्ल्ड को ये अपॉर्चुनिटी दी कि बाकी लोग जान सके कि उन दिनों वुमेन्स लाइफ, महिलाओं का जीवन कैसा होता था। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राजसुंदरी देवी wrote about her everyday life experiences in details. उन्होंने अपने एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, डिटेल में लिखा। राजसुंदरी देवी ने अपने जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। There were days when she did not have a moment's rest, no time even to sit down and eat. ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, यहां तक कि इतना समय भी नहीं मिलता था कि वे बैठकर कुछ खाना खा ले। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था, इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही लें। अब हम लोग पढ़ेंगे रुकैया सखावत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडीलैंड के बारे में। रुकैया सखावत हुसैन और लेडीलैंड का उनका सपना। रुकैया सखावत हुसैन was born into a rich family who owned a lot of land. रुकैया सखावत हुसैन एक रिच फैमिली में पैदा हुई थी, उनके पास बहुत जमीन थी। रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, जिनके पास बहुत जमीन थी। दो शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू, शी वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश। उनको उर्दू लिखना और पढ़ना आता था, लेकिन उनको बांग्ला और इंग्लिश पढ़ने से सीखने से रोका गया था। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। In those days, English was seen as a language that would expose girls to new ideas, which people thought were not correct for them. उन दिनों ऐसा समझा जाता था कि इंग्लिश पढ़ने से न्यू आइडियाज आएंगे लड़कियों को, वे वेस्टर्न माइंडसेट से प्रभावित होंगी। इन चीजों को लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। उस समय अंग्रेजी को एक ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। Therefore, it was mostly boys who were taught English. इसलिए इंग्लिश मोस्टली बॉयज को पढ़ाया लिखाया जाता था। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रोकेया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला एंड इंग्लिश विद द सपोर्ट ऑफ हर एल्डर ब्रदर एंड एन एल्डर सिस्टर। रोकेया जी को इंग्लिश और बांग्ला उनके बड़े भाई और बहन ने सिखाया। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। शी वेंट ऑन टू बिकेम अ राइटर। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। शी रोट अ रिमार्केबल स्टोरी टाइटल्ड सुल्ताना's ड्रीम इन 1905 टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल्स व्हेन शी वॉज मेयरली 25 years old. राइटर बन के उन्होंने एक स्टोरी लिखी जिसका टाइटल था सुल्ताना's ड्रीम 1905 में। ये स्टोरी उन्होंने अपने इंग्लिश स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए लिखा था जब वे केवल 25 वर्ष की थी। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुल्ताना's ड्रीम किन्होंने लिखा था। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, तब अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। दिस स्टोरी इमेजिन्ड अ वुमन कॉल्ड सुल्ताना हु रीचेज अ प्लेस कॉल्ड लेडीलैंड। इस स्टोरी में एक महिला की कल्पना की गई है जिसका नाम है सुल्ताना, और वे एक इमेजिनरी जगह फैंटेसी वर्ल्ड में जाती हैं। उस जगह का नाम है लेडीलैंड। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडीलैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडीलैंड इज अ प्लेस वेयर वुमेन हैड द फ्रीडम टू स्टडी, वर्क एंड क्रिएट इन्वेंशंस लाइक कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड्स एंड फ्लाइंग एयर कार्स। लेडीलैंड एक ऐसी जगह है जहां पे महिलाओं को आजादी थी पढ़ने की, काम करने की, एयर कार्स फ्लाई करने की, नए नए इन्वेंशंस करने की, जिससे बादलों से रेन को, वर्षा को कंट्रोल किया जाए। लेडीलैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के लिए उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। इन दिस लेडीलैंड
The men had been sent into seclusion, their aggressive guns and other weapons of war defeated by the brain power of women. लेडीलैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं. As Sultana travels in Ladyland with sister Sarah, she awakes to realize that she was only dreaming. सुल्ताना जब लेडीलैंड में अपनी बहन सारा के साथ जाती है, तभी उसकी आंख खुलती है और उसे रियलाइज होता है कि वो एक सपना देख रही थी. सुल्ताना लेडीलैंड में अपनी बहन सारा के साथ यात्रा पर जाती है, तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो केवल स्वप्न देख रही थी. As you can see, Ruqayya Sakhawat Hussain was dreaming of women flying planes and cars even before girls were being allowed to go to school. रुकैया जी उस वक्त प्लेन्स और कार्स फ्लाई करने के सपने देख रही थी जब लड़कियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, स्कूल नहीं जाने दिया जाता था. जैसा कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने के स्वप्न देख रही थी जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी. दिस वॉज द वे इन विच एजुकेशन एंड लर्निंग हैड चेंज्ड रुकैयाज ओन लाइफ. इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एजुकेशन ने रुकैया जी के जीवन में परिवर्तन लाया. इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया. रुकैया डिड नॉट स्टॉप एट गेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हर सेल्फ. रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई. हर एजुकेशन गेव हर द पावर नॉट ओनली टू ड्रीम एंड राइट बट ऑल्सो टू डू मोर, टू हेल्प अदर गर्ल्स गो टू स्कूल एंड टू बिल्ड देयर ओन ड्रीम्स. उनको जो शिक्षा मिली उससे केवल उनको सपने देखने, नए नए विचारों को सोचने और लिखने की ही शक्ति नहीं मिली, बल्कि उन्होंने दूसरी लड़कियों को स्कूल जाने में भी मदद की. उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी. In 1910, she started a school for girls in Kolkata, and to this day, the school is still functioning. 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी चल रहा है. 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है. Unlike Rajsundari Devi and Rokeya Hussain, who were not allowed to learn to read and write, large numbers of girls attend school in India today. आज भारत में लार्ज नंबर्स में लड़कियां स्कूल जा रही हैं, उनको एजुकेशन मिल रहा है. ये सब रामाबाई जी, राजसुंदरी देवी जी और रोकैया हुसैन जी जैसे महिलाओं के एफर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है. राजसुंदरी देवी और रोकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी, की स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं. डिस्पाइट दिस, देयर कंटिन्यू टू बी मेनी गर्ल्स who leave school for reasons of poverty, inadequate schooling facilities and discrimination. लेकिन फिर भी बहुत सारी लड़कियां स्कूल जाना छोड़ देती हैं गरीबी के वजह से. स्कूल में फैसिलिटीज नहीं होती, जैसे सेपरेट गर्ल्स टॉयलेट नहीं होती या गर्ल्स को डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव फेस करना पड़ता है. इन सब रीजंस के वजह से लड़कियां स्कूल जाना छोड़ देती हैं. इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं. प्रोवाइडिंग इक्वल स्कूलिंग फैसिलिटीज टू चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज एंड क्लास बैकग्राउंड्स एंड पर्टिकुलरली गर्ल्स कंटिन्यूज टू बी ए चैलेंज इन इंडिया. सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक चुनौती है. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे. वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय और विद्या. टुडे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर्स. आजकल बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही स्कूल जाते हैं. आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं. येट एज वी विल सी, देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. लेकिन फिर भी बॉयज एंड गर्ल्स के एजुकेशन में डिफरेंसेस हैं. लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है. इंडिया हैज ए सेंसस एवरी 10 years विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. इंडिया में हर 10 साल में सेंसस होता है
जिसमें पूरे देश के पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। It also gathers detailed information about the people living in India, their age, schooling, what work they do, and so on. सेंसस में बहुत तरह के इंफॉर्मेशन गैदर किए जाते हैं, जैसे लोगों की एज, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग कौन कौन से काम करते हैं, एक्सेट्रा। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। We use this information to measure many things, like the numbers of literate people and the ratio of men and women. इन इंफॉर्मेशन से बहुत कुछ पता किया जाता है, जैसे कितने लोग शिक्षित हैं, पुरुष और महिलाओं का रेशियो, अनुपात क्या है, एक्सेट्रा। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। According to the 1961 census, about 40% of all boys and men 7 years old and above were literate. That is, they could at least write their names, compared to just 15% of all girls and women. जब 1961 का सेंसस हुआ तो हमें उसमें पता चला कि 40% ऑफ ऑल बॉयज एंड मेन जो कि 7 साल से ऊपर के थे शिक्षित थे, मतलब वे अपना नाम लिख सकते थे। लेकिन गर्ल्स और वुमेन 7 साल के ऊपर के जो शिक्षित थे, मतलब अपना नाम लिख सकते थे, वे सिर्फ 15% थे। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फर्क है। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों का 40% शिक्षित था। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। In the most recent census of 2011, these figures have grown to 82% for boys and men and 65% for girls and women. 2011 के सेंसस में बॉयज एंड वुमेन जो शिक्षित हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, वे हैं 82%। वहीं गर्ल्स और वुमेन 65% लिटरेट हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई है और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65%। This means that the proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased. 1961 से 2011 तक बॉयज एंड मेन 40% से 82% इंक्रीज हुआ है, वहीं गर्ल्स एंड वुमेन में 15% से 65% इंक्रीज हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि इंप्रूवमेंट है और इसके पीछे का एक रीजन है स्कूलिंग। इसका आशय ये हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। But as you can also see, the percentage of the male group is still higher than the female group. The gap has not gone away. लेकिन हम अगर सिर्फ बॉयज एंड मेन और गर्ल्स एंड वुमेन के परसेंटेज को देखें तो हमें पता चलेगा कि गैप अभी भी है, 82% और 65% का गैप। मतलब अभी भी गर्ल्स को जितनी एजुकेशन मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। SC and ST girls leave school at a rate that is higher than the category all girls. सारी लड़कियों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम ये पाएंगे कि SC और ST गर्ल्स ज्यादा स्कूल से ड्रॉप आउट करती हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे पॉवर्टी, बेसिक फैसिलिटीज ना होना, डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा। सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। दिस मीन्स दैट गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित एंड आदिवासी बैकग्राउंड्स आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल। इसका अर्थ ये हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। The 2011 census also found that Muslim girls are less likely than SC and ST girls to complete primary school. 2011 के सेंसस में यह भी पाया गया कि SC और ST गर्ल्स की तुलना में
मुस्लिम गर्ल्स और ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट करती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना से ये भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। While a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years, girls from other communities spend around 4 years in school. एक आंकड़े से यह भी पता चलता है कि मुस्लिम गर्ल्स स्कूल में लगभग 3 साल रह पाती हैं, फिर ड्रॉप आउट हो जाती हैं। वही अदर कम्युनिटीज की गर्ल्स 4 साल स्कूल में रह पाती हैं। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। There are several reasons why children from Dalit, आदिवासी and Muslim communities leave school. दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। In many parts of the country, especially in rural and poor areas, there may not even be proper schools nor teachers who teach on a regular basis. स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीब क्षेत्रों में ना ही प्रॉपर स्कूल्स और ना ही अच्छे टीचर्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे बच्चों को पढ़ा सके, इसलिए बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं या स्कूल ही नहीं जाते। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल है, ना ही शिक्षक। If a school is not close to people's homes and there is no transport like buses or vans, parents may not be willing to send their girls to school. अगर लोगों के घर से स्कूल दूर हुआ और प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी नहीं हुई, तो पेरेंट्स गर्ल चाइल्ड को स्कूल नहीं भेजते हैं, सेफ्टी रीजंस के वजह से। यदि विद्यालय घर के पास न हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो, तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। मेनी फैमिलीज आर टू पुअर एंड अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन। बहुत सारी फैमिलीज गरीब होती हैं और सभी बच्चों को पढ़ाने का खर्च नहीं उठा पाती। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। बॉयज मे गेट प्रेफरेंस इन दीज सिचुएशंस। इन केसेस में बॉयज को स्कूल जाने का प्रेफरेंस मिलता है। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। मेनी चिल्ड्रेन ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर एंड क्लासमेट्स। बहुत बच्चे स्कूल इस वजह से छोड़ते हैं क्योंकि स्कूल में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है बाय देयर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वुमेन्स मूवमेंट के बारे में, महिला आंदोलन के बारे में। वुमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। देयर आर अदर स्फेयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ, वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज इम्प्रूव्ड। दूसरे क्षेत्रों में जैसे लीगल रिफॉर्म्स, कानूनी सुधार, वायलेंस मतलब महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है, और महिलाओं के हेल्थ से रिलेटेड क्षेत्रों में इंप्रूवमेंट हुआ है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। दीज चेंजेस हैव नॉट हैपेंड ऑटोमेटिकली। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस। वुमेन्स इंडिविजुअली और साथ में मिलकर संघर्ष किए हैं ताकि इन क्षेत्रों में सुधार लाया जा सके। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। दिस स्ट्रगल इज नोन एज दी वुमेन्स मूवमेंट। इस संघर्ष को बोला जाता है वुमेन्स मूवमेंट, महिला आंदोलन। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट। इंडिविजुअल वुमेन और महिलाओं की संस्थाओं ने इन वुमेन मूवमेंट्स में भाग लिए ऑल ओवर द कंट्री। देश के विभिन्न भागों से कई औरतों और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। मेनी मेन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल। बहुत सारे मेन ने भी इन मूवमेंट्स को सपोर्ट किया है।
कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। The diversity, passion and efforts of those involved makes it a very vibrant movement. इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। Different strategies have been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice. अवेयरनेस फैलाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए, जस्टिस पाने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाई गई हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैंपेनिंग के बारे में। अभियान। Campaigns to fight discrimination and violence against women are an important part of the women's movement. वुमेन्स के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो वायलेंस है, उसके खिलाफ कैंपेन्स किए गए हैं, आंदोलन किए गए हैं। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैंपेन्स हैव ऑल्सो लेड टू न्यू लॉज बीइंग पास्ड। इन अभियानों से रिजल्ट भी मिला है। न्यू लॉज पास किए गए हैं वुमेन सेफ्टी के लिए। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection. 2006 में कानून बनाया जाता है उन महिलाओं के लिए जिनको फिजिकल और मेंटल वायलेंस दोनों फेस करना पड़ता है घरों में, जिसको हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के नाम से जानते हैं। उस लॉ में लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया गया था महिलाओं को। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। Similarly, efforts made by the women's movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within educational institutions. ऐसे ही वुमेन्स मूवमेंट के एफर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में गाइडलाइंस बनाई जिसमें महिलाओं को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एंड विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। In the 1980s, for example, women's group across the country spoke out against dowry deaths, cases of young brides being murdered by their in-laws or husbands greedy for more dowry. 1980s में महिलाओं ने कैंपेन्स किए दहेज हत्याओं के खिलाफ क्योंकि यंग ब्राइड्स को दहेज के लालच में हस्बैंड और इन-लॉज ब्राइड्स को मार रहे थे। एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। वुमेन्स ग्रुप्स स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। महिला संगठनों द्वारा इस बात की कड़ी आलोचना की गई कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। They did so by coming onto streets, approaching the courts and by sharing information. महिलाएं सड़कों पर आई, कोर्ट्स में गई, इंफॉर्मेशंस आपस में शेयर की, बहुत जोरों शोरों से महिलाओं ने आंदोलन किया। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई, उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। Eventually, this became a public issue in the newspapers and society. And the dowry laws were changed to punish families who seek dowry. इसी आंदोलन के चलते एक पब्लिक इशू बना और न्यूज़पेपर में आया। फिर डाउरी लॉज बनाए गए और उन परिवारों को पनिश किया गया जो दहेज लेते थे। अंततः ये समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिंग अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाना। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट्स वर्क इज टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वुमेन्स राइट्स इश्यूज। महिला आंदोलनों का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पब्लिक में अवेयरनेस रेज करना, समाज में जागरूकता बढ़ाना वुमेन्स राइट्स के लिए, क्योंकि अगर लोगों को पता ही नहीं होगा
कि उनके पास कौन कौन से राइट्स हैं, तो वे अपने सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। तो अधिकारों का पता होना बहुत जरूरी है। औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। देयर मैसेज हैज बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेस, सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग्स। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वो अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेस्टिंग, विरोध करना। The women's movement raises its voice when violations against women take place, or for example, when a law or policy acts against their interests. जब कोई लॉ या पॉलिसी बनती है लेकिन उससे महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाती, या फिर कोई ऐसा लॉ या पॉलिसी बनता है जिसमें महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, तब महिलाएं प्रोटेस्ट करती हैं, आवाज उठाती है इन पॉलिसी और लॉस के खिलाफ। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है। पब्लिक रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस आर अ वेरी पावरफुल वे ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन टू इनजस्टिसेस। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शोइंग सॉलिडेरिटी, बंधुत्व व्यक्त करना। The women's movement is also about showing solidarity with other women and causes. वुमेन्स मूवमेंट के अंतर्गत दूसरे महिलाओं के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। ऑन 8 मार्च, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, women all over the world come together to celebrate and renew their struggles. 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।